Hello friends, welcome to Learning Sessions and this is the second part for the module D of PPB and हम कवर कर रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम कवर करेंगे मॉड्यूल डी एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को एंड एक क्वेश्चन नहीं दो क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर almost 150 to 200 questions for module D only. So stay tuned for this particular series and this is a part 2. First part की वीडियो अगर go through नहीं की है so that is available on the channel. एंड इसके अलावा हमने मॉड्यूल बी की सीरीज भी करी थी और उसके अलावा हमने पिछले 3 पेपर्स की कंप्लीट सीरीज भी करी है क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर आपको सभी पीडीएफ से रिलेटेड सभी वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जो कि अवेलेबल है ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर दैट इज iibf.info/app के ऊपर। वहां जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एंड आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे और वहां पर नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 इट्स रिलेटेड। सो द 13th क्वेश्चन इट सेज ethics at the individual level. So manager Mr. Jasprit Bumrah, तो एक मैनेजर है Mr. Jasprit Bumrah discovered that his company is using a legal loophole to avoid paying a significant amount of tax. While technically not illegal, he feels it goes against the principles of fairness to the society. In resolving this ethical dilemma using the rule-based thinking, what would be his primary focus course of action? तो primary course of action उस person का क्या होना चाहिए उसके बारे में we need to tell। यानी कि कैसे सिचुएशन है अब आपकी कंपनी इलीगल तरीका भी इस्तेमाल नहीं कर रही है लेकिन वो तरीका जो है वो लीगल भी नहीं है, राइट। एंड अब आपको लग रहा है कि भाई सोसाइटी में तो डिस्क्लोज होना चाहिए था, ये तो फेयरनेस ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड जो प्रिंसिपल है उसके तो खिलाफ है ये, तो किस तरह से डील करोगे, राइट। उसके बारे में अब ये जो रूल बेस्ड थिंकिंग होती है ना इसको हम क्या कहते हैं, वी आल्सो से टू बी डियोंटोलॉजिकल एथिक्स भी कहते हैं या ड्यूटी बेस्ड एथिक्स भी इसको हम कहते हैं। अब कंपनी एक्सप्लॉइट कर रही है लीगल लूप होल को ताकि वो टैक्स को अवॉइड कर ले। देखो लीगल रहते हुए वो तरीका लीगल तो है लेकिन वो रूल ऑफ फेयरनेस के अगेंस्ट है, जो सोसाइटी के के लिए हमारी ड्यूटी है उसके अगेंस्ट है। सो रूल बेस्ड थिंकिंग के अगेंस्ट अगर हम देखें तो राइट, तो प्राइमरी जो कोर्स ऑफ एक्शन रहता है ना दैट्स बेसिकली टू कि आपको एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करना है। और ये एथिकल प्रिंसिपल क्या क्या कहते हैं, ये एक सेट है। सो दिस इज रिलेटेड टू अ सेट। सो इफ आई एम राइटिंग ओवर रिलेटेड टू द एथिकल प्रिंसिपल्स, तो एथिकल प्रिंसिपल कौन सा है? सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट्स रिलेटेड टू फेयरनेस, ऑनेस्टी एंड देन सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सो वन इट्स रिलेटेड टू द फेयरनेस, देन इट्स रिलेटेड टू द ऑनेस्टी एंड फिर ये बन जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। यानी कि आप रूल बेस्ड थिंकिंग में इन चीजों को फॉलो करना चाहते हो, सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखते हुए नहीं कि कानून क्या अलाउ कर रहा नहीं कर रहा। अब डेफिनेटली जो बुमराह जी हैं वो अपोज करेंगे इस चीज को एंड जो टैक्स अवॉइडेंस प्रैक्टिसेस है उनको रिपोर्ट कर सकते हैं एंड इंकरेज कर सकते हैं कंपनी को कि अपना जो फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस है उनको पे करें, बिकॉज गाइडिंग रूल यही कहता है कि हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए एंड जस्टिफिकली हमें जस्ट हमें सोसाइटी का ध्यान भी रखना है, राइट। सो दैट्स द केस। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस इट सेज कैलकुलेट वेदर द पेइंग टैक्स वुड बी प्रोड्यूसिंग द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। देखो ये जो बेसिकली अप्रोच है ना कि मैक्सिमम गुड ऑफ पीपल का बेनिफिट होगा नहीं होगा, ये जो अप्रोच होती है दैट्स रिलेटेड टू थिंकिंग बेस्ड ऑन द एंड, राइट। ये थिंकिंग बेस्ड ऑफ एंड या फिर आप कह लो कि यूटिलिटरिज्म के अगेंस्ट जो बेसिकली आपका प्रिंसिपल उसके अगेंस्ट है। सो दैट्स बेसिकली नॉट द थिंग वी आर फोकसिंग ऑन राइट नाउ। So if we talk about the option B, that says follow the principle of rule of always acting with fairness and contributing to society, even if it means go beyond the legal minimum. Absolutely true। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि जो रूल बेस्ड थिंकिंग होती है उसमें आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो रूल को, प्रिंसिपल को फॉलो करते हो। अब मैनेजर को दे रहना चाहिए टू द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। अब उसको लग रहा है अगर ये सोसाइटी के लिए सही नहीं है तो डेफिनेटली हमें फेयरली एक्ट करना पड़ेगा। सो लीगल लूपहोल को इस्तेमाल करना सही नहीं है। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द correct answer here. Now, the next question is related to ethics, business ethics, and the banking. A bank wants to improve its ethical culture. ठीक है, एक बैंक अपना ethical culture वो improve करना चाहता है and emphasizes that its staff must provide customers with information that is clear, accurate, and understandable. एंड डेफिनेटली वो emphasize कर रहा है कि भाई स्टाफ जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कस्टमर्स को वो क्लियर होनी चाहिए, वो बेसिकली एक्यूरेट होनी चाहिए, राइट, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ensuring there is no deception, कोई झूठा वादा नहीं करना है। दिस प्रैक्टिस इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ विच टू प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल बैंकिंग। तो ये एथिकल बैंकिंग के कौन से दो प्रिंसिपल से रिलेटेड है वो हमने बताना है। नाउ इफ वी लुक एट द ट्रस्ट एंड न्यूट्रलिटी, राइट, न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे कस्टमर्स के बीच में। सो दैट्स बेसिकली नॉट रिलेटेड ओवर हियर।
वो तो इस चीज से रिलेटेड नहीं है यहाँ पर, राइट, वो डिफरेंट है इस चीज से। तो ऑप्शन जो आपके पास ए है, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। इफ वी लुक एट द इंटीग्रिटी एंड न्यूट्रलिटी, नाउ बेसिकली इंटीग्रिटी जो है वो एक बहुत ज्यादा बड़ा कंसेप्ट है, राइट, यानी कि आपकी इमोरल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो सिर्फ उसके बारे में नहीं है ये चीज। जो इंटेग्रिटी होती है इमोरल इंटेंशन से भी आपकी पर एक चीज होती है, ठीक है, सो दैट्स नॉट द केस रिलेटेड टू इट। एंड नाउ लेट्स मूव टू द ऑप्शन सी, दैट इज रिलायबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। एब्सोल्युटली, जो प्रिंसिपल है रिलायबिलिटी का वो ये कहता है कि बैंक्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल, जिसके ऊपर पर्सन रिलाय कर सकता है, जो क्लियर हो, जो एक्यूरेट हो। एंड ट्रांसपेरेंसी का प्रिंसिपल ये कहता है कि बैंक्स को अपने कस्टमर्स को क्लियरली अपडेट करना है उनके अधिकारों, ऑब्लिगेशंस के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में। एंड डेफिनेटली इसी चीज के बारे में क्वेश्चन में पूछा भी गया, तो आंसर इज ऑप्शन सी है। Now, if we look at the trust and integrity, तो ट्रस्ट एक ब्रॉडर आउटकम है, किसका, एथिकल बिहेवियर का आउटकम होता है। इंटीग्रिटी तो मॉरल इंटेंशन एंड बिहाइंड एक्शन से रिलेटेड हो सकता है, राइट, बट इंटीग्रिटी भी हम कह सकते हैं इट्स बेसिकली वेरी बिग टर्म, इट्स अ ब्रॉडर टर्म, राइट। जो स्पेसिफिक एक्शन जो क्लियर एंड एक्यूरेट प्रोवाइड करते हैं रिलायबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। ठीक है जी, चलिए अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एन इंडिविजुअल्स वैल्यू इज डिस्क्राइब एज बीइंग यूनिक, एक इंडिविजुअल की वैल्यू सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया यूनिक की तरह, लाइक अ फिंगरप्रिंट, बिकॉज इट इज स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफक वैल्यूज, लाइक डिफरेंट वैल्यूज का एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो इंडिविजुअल का जो वैल्यू सिस्टम है ना, उसको कहा गया कि भाई ये तो यूनिक होता है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं ना, वैसे ही ये सिस्टम भी यूनिक होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग वैल्यूज का। How does this uniqueness typically manifest in an organizational context when several managers face the same ethical dilemma? तो उस केस में हम किस तरह से डील कर सकते हैं, किस तरह से उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, डेट वी नीड टू आंसर। देखो, जब हम कहते हैं ना इंडिविजुअल का वैल्यू सिस्टम एक फिंगरप्रिंट की तरह, इसका मतलब होता है कि बहुत से लोग जो होते हैं उनमें कुछ एक चीजें कॉमन हो सकती है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बनता है वो अलग अलग होता है, राइट। एंड जो वेटेज होती है एक पर्सन के लिए, जो प्रायोरिटी होती है एक पर्सन के लिए, वो अलग अलग हो सकती है अलग अलग वैल्यूज के लिए, तो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा अलग अलग। तो एक कंप्लीट सेट जो बनेगा उसकी वैल्यू का, वो अलग अलग बनता है, ठीक है। अब बहुत से मैनेजर्स अगर मान लो उनको सेम एथिकल डायलेमा में डाल दिया जाता है, तो डिसीजन जो होते हैं वो डिफर हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर एक मैनेजर चीजों को अलग तरह से इंटरप्रेट करेगा, सिचुएशन को अलग तरह से सोचेगा, अलग तरह से उसके लिए प्रायोरिटी रहेगी, अलग तरह से उसकी बेसिकली वेटेज होगी हर चीज को लेकर के। लेट्स से हमने कहा कि एक मैनेजर को पूछा कि प्रायोरिटाइज हो सकती है वो अपनी लॉयल्टी को प्रायोरिटाइज कर रहा है, दूसरा हो सकता है वो सोसाइटी की फेयरनेस को लेकर के सोच रहा है, तीसरा हो सकता है वो बैंक के रूल्स के साथ कंप्लाई करने को सोच सकता है। सो डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस डेफिनेटली दे कैन बी टेकिंग फॉर, राइट, वो ले सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा कि यूनिकनेस जो होगी वो अलग अलग रहेगी, वो तो यूनिकनेस तो रहेगी हर किसी पर्सन में रहेगी रहेगी, राइट। उनके एथिकल जजमेंट डिसीजन जो होंगे मैनेजर्स के, वो अलग अलग हो सकते हैं, लाइक सेम ऑर्गेनाइजेशन में सेम प्रॉब्लम अगर आप दे रहे हो तो भी उनके जो रवैये हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑल मैनेजर्स विल रीच द सेम कंक्लूजन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सेम कंक्लूजन के ऊपर तो बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। तो एक्सप्लिसिटली ये चीज है कि डिफरेंट मैनेजर्स फेसेस सिमिलर एथिकल डायलेमा, उनकी इंटरप्रिटेशन अलग होती है भाई, तो सेम नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन एंड their responsive actions may differ significantly based on their unique value system, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है, वो अलग अलग हो सकता है, दैट्स द मेन थिंग ओवर हियर, राइट। And option C, it says that the manager's personal backgrounds and characteristics will have no influence on the approach of the ethical problems. That's not the case. Directly contradict है पढ़ो जिसके साथ, क्योंकि आपका पर्सनल बैकग्राउंड एंड करेक्टरिस्टिक जो होता है वो की इंडिविजुअल फैक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स को किस तरह से गो थ्रू करता है, राइट। सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी सेज द कॉन्फ्लिक्ट विल ऑलवेज बी रिजॉल्व बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मल रूल। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल रूल एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होते हैं, राइट, लेकिन मैनेजर का जो पर्सनल वैल्यू सिस्टम है वो भी इंपैक्ट डालता है कि वो उन अधिकारों का किस तरह से इस्तेमाल करता है, उसको क्या चीज सही लगती है, क्या चीज गलत लगती है। So option B is the correct answer. Now moving toward the 16th question related to the ethics, business ethics and banking. A new tech startup claims that business ethics is outdated concept. ठीक है, एक नया टेक स्टार्टअप है, क्लेम करता है कि बिजनेस एथिक जो है वो एक आउटडेटेड कंसेप्ट है एंड हैज लिटिल रेलेवेंस टू इट्स डेली ऑपरेशन, एंड उसकी बहुत कम रेलेवेंस है डेली ऑपरेशंस को लेकर के, व्यूइंग इट एज सब्जेक्ट फॉर फिलोसफर्स, राइट। This viewship is a myth because in reality business ethics primarily serves what practical function? तो in reality
जो बिजनेस एथिक्स है वो कौन सा प्रैक्टिकल फंक्शन बेसिकली मीटअप करते हैं उसके बारे में हमने बताना है। तो एक नया टेक स्टार्टअप जो है वो क्लेम करता है कि बिजनेस एथिक्स आउटडेटेड कंसेप्ट है। क्या है? आउटडेटेड कंसेप्ट है, कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिलोसफर का सब्जेक्ट है, दैट्स इट। ठीक है। अब जो स्टार्टअप का मिथ है कि वो कह रहे हैं कि भाई ये तो एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी है, तो प्रैक्टिकल रोल तो डेफिनेटली है। देखो बिजनेस एथिक्स ना गाइड करता है डे टू डे डिसीजन मेकिंग को लेकर के, एंड आपका बिहेवियर क्या रहना चाहिए वर्क प्लेस के ऊपर, उससे रिलेटेड उसके क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या वैल्यूज होंगी, क्या फ्रेमवर्क होगा, उससे रिलेटेड। एंड बिजनेस एथिक्स ही है जो हेल्प करता है मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज को, कि आप सही और गलत एक्शंस के बीच में डिफरेंशिएट कर पाओगे, खास करके बिजनेस सिचुएशन में, राइट। एंड आप फेयर ट्रीटमेंट दोगे कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इन्वेस्टर्स को फेयर ट्रीटमेंट दोगे, सोसाइटी के लिए काम करोगे, एंड आपके बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो बिजनेस एथिक्स प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क की तरह हेल्प करता है, जो डेफिनेटली जिसके थ्रू आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबली काम करेगी, ट्रस्ट बना रहेगा, मिसकंडक्ट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ फिलोसफर्स का टॉपिक तो ये नहीं है, राइट। So it ensures that the only good managers make the decisions and admit the risk errors, ऐसा नहीं है। Even good managers जो होते हैं वो भी गलत decisions ले सकते हैं complex scenario में, so that's not the case. It is mainly concerned with ensuring the company is engaging in high profile corporate social responsibility projects. That's not only the single point, right? देखो कॉन्फ्लिक्टिंग बिजनेस एथिक्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे हैं, वो तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है बिजनेस एथिक्स का, पूरी की पूरी स्टोरी नहीं है। It has a lot to do with the daily operations of an organization and safeguards the interest of the stakeholders and the employees, right? So option C is absolutely the correct answer. And option D, it says it is a tool for modifying people's core behavior. See, impact पड़ता है, business ethics का impact पड़ता है, लेकिन ये कोई टूल नहीं है जिसे आप एक पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर दोगे। रियलिटी क्या है कि ये लोगों की वैल्यूज को मैनेज करता है एंड कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हेल्प आउट करता है। ठीक है। No, it's related to individual ethics. Ethics at the individual level. Beliefs are described as internal feelings. Beliefs को हम कहते हैं कि वो internal feelings है, right? That something is true, which can be proven or unproven, and are central mental construct, right? And given this definition, which of the following societal issues can only be understood by considering डिसएग्रीमेंट्स इन बेसिक बिलीफ सिस्टम। ठीक है। तो बिलीफ को किस तरह से डिस्क्राइब किया कि इंटरनल फीलिंग्स है कि कोई चीज सही है। अब मैं किस चीज को सही मानता हूं, वो मेरा बिलीफ है, मेरा विश्वास है। ठीक है। कि मेरे को वो चीज सही लगती है, हो सकता है वो चीज हो या ना हो सकता है वो प्रूवन हो चाहे वो ना हो। अब अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ठीक है, कौन सा सोसाइटल इशू रहेगा विच कैन बी बेसिकली अंडरस्टूड, राइट, कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय द कंसिडरिंग डिसएग्रीमेंट इन बेसिक बिलीफ सिस्टम। आप उससे डिसएग्री होते मानते हो, उसको देख बताना हमने। ऑप्शन देखते हैं। अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ कंपनीज प्रॉफिट मोटिव एंड एन एम्प्लॉयज डिजायर टू वर्क लाइफ बैलेंस। सी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज है। दिस इज अ, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज। यहां हम कह रहे थे कि गोल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे रिलेटेड है। तो एक फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है बेसिकली फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट्स, लाइक कोर बिलीफ से रिलेटेड जो होता है वो उससे अलग है। ठीक है। जो बेसिकली कोर बिलीफ से रिलेटेड होता है वो नेचर या फिर रियलिटी से रिलेटेड होता है लोगों की, या रियलिटी से या लोगों से रिलेटेड होता है, दैट्स नॉट रिलेटेड टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज। तो ये तो नहीं है। ऑप्शन बी, अ डिसएग्रीमेंट ओवर द मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। तो ये टेक्निकल आपका डिसएग्रीमेंट है। दिस इज नॉट अ बिलीफ डिसएग्रीमेंट, दिस इज अ टेक्निकल डिसएग्रीमेंट, कि आपको लगता है भाई और कोई मेथड भी हो सकता है जिससे हम ज्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं। ऑप्शन सी, द परसिस्टेंस ऑफ रेसिज्म, प्रेजुडिस, नेशनल कॉन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली। अब यही चीज है ना, देखो हम रेसिज्म जैसी चीजों को लेकर के, प्रेजुडिस को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, नेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के डिसएग्रीमेंट्स बेसिकली कंसीडर कर सकते हैं इनको, राइट। बेसिकली क्या कर सकते हैं इनको, कंसीडर कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द पॉइंट, कि बिलीफ सिस्टम में इन चीजों को लेकर के डिसएग्रीमेंट हो सकता है, राइट। ये कंसीडर हम कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ठीक है। एंड इफ इट रिलेटेड टू ऑप्शन डी, द चॉइस बिटवीन द एंड बेस्ड एंड द रूल बेस्ड थिंकिंग इन एन एथिकल डायलेमा, लाइक ये जो चॉइस है वो डिफरेंट एथिकल रीजनिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है कोर बिलीफ के बीच में। ठीक है। सो एक कोर बिलीफ के बीच में कंफ्लिक्ट नहीं है, बट दिस वन इज बेसिकली रिलेटेड टू द सेम, ये उसके कोर कंफ्लिक्ट के बीच में ही, कोर बिलीफ के बीच के ही कंफ्लिक्ट के रिलेटेड है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 18th, according to the principles of professionalism in banking, an employee, Mrs. Samriti Mandhana,
is legally required by her government to disclose certain client information। ठीक है, कि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ये बताया जा रहा है मिस स्मृति मंधाना जी को, राइट, लीगली रिक्वायर है उनके द्वारा। बट बैंक्स इंटरनल पॉलिसी फॉरबिड इट, बैंक की इंटरनल पॉलिसी मना करती है। व्हाट इज द एथिकली मैंडेटेड कोर्स ऑफ एक्शन फॉर हर एज अ प्रोफेशनल? तुमको क्या करना चाहिए एज अ प्रोफेशनल? सी, सबसे पहली चीज है कि लीगली उनके द्वारा रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट के द्वारा कि डिस्क्लोज करो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को। बैंक की इंटरनल पॉलिसी फॉरबिड करती है, बट नहीं डिस्क्लोजर करना। अब एथिकली एंड प्रोफेशनली उनकी ड्यूटी बेसिकली बनती है कि उनको कानून के साथ मिलकर के चलना है, अगर इवन उनके इंटरनल पॉलिसी के साथ कंफ्लिक्ट चल भी रहा है तो भी। यानी कि कानून से ऊपर तो नहीं होगी ना बैंक की पॉलिसी, सिंपल सा फंडा है। सो शी मस्ट बी डिस्क्लोजिंग द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन जो कि कानून के द्वारा मांगी गई है। एंड ऐसा करने के बाद शी शुड आल्सो बी रिपोर्ट द कंफ्लिक्ट टू हर बैंक्स कंप्लायंस। ठीक है, बैंक का जो कंप्लायंस है उनको भी बताना चाहिए इंटरनल पॉलिसी के थ्रू, ताकि बेसिकली उसको रिवाइज करो या अलाइन करो लीगल ऑब्लिगेशन के लिए, राइट। दैट्स द मेन थिंग। ऑप्शन देखते हैं। शी मस्ट अडेयर टू द बैंक्स इंटरनल पॉलिसी, नो दैट्स नॉट द केस। She must comply with applicable laws and regulations of the government, even if it conflicts with the internal policy. Absolutely true. Option B is the correct answer. Now let's move toward the 19th question. An organization's culture is heavily influenced by its shared values, work procedures, and the attitude of its top management. These elements are categorized as what type of factors and that influence a manager's response to ethical problems. अब एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसके ऊपर डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है टोन एट द टॉप के बारे में। यानी कि उनकी शेयर्ड वैल्यू कैसे हैं, उनके वर्क प्रोसीजर्स कैसे फॉलो कर रहे हैं, उनके एटीट्यूड क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं शेयर्ड वैल्यूज के बारे में, वर्क प्रोसीजर्स के बारे में, एटीट्यूड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट के बारे में, ये सभी क्या किसका पार्ट है? ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट का पार्ट है, जो कि शेप देता है डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, तो इनको हम ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कहते हैं। इनको ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कहते हैं, या कई बार इनको हम ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। शेयर्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो बेसिकली कलेक्टिव एथिकल क्लाइमेट होगा उसको रिफ्लेक्ट करता है। एंड अगर वर्क प्रोसीजर्स की बात करें, ये स्टैब्लिश होता है एक्सेप्टेबल बिहेवियर से कि क्या चीज एक्सेप्टेबल है। टॉप मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड होता है वो बताता है टोन एट द टॉप के बारे में, लाइक हाउ एम्प्लॉयज शुड बी रिस्पॉन्डिंग टू डिलेमास, उसके बारे में बताता है, राइट। सो ये जो एलिमेंट्स है, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, दीज आर द organizational factors. If we are talking about the option A, that is the individual factors. If we are talking about the individual factors, तो individual factor वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक मैनेजर को लेकर के, उनका पर्सनल बैकग्राउंड, परसेप्शन एट द जॉब, समथिंग उसके रिलेटेड है। ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। पर्सनल वैल्यू सिस्टम, देखो पर्सनल वैल्यू सिस्टम एक इंडिविजुअल फैक्टर है, दैट्स अ इंडिविजुअल फैक्टर। ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट द आंसर। ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, राइट। यानी कि बहुत से देखो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मैनेजर के रिस्पॉन्स को, उसके एथिकल प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व कर रहा है उस चीज को, लाइक कंपनी की पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसेस, प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, शेयर्ड वैल्यूज, राइट। जो चीजें बताई गई हैं वो भी इसमें कवर्ड है। सो दीज ऑल आर द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। सो आंसर जो रहेगा दैट इज द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। एंड ऑप्शन डी इट सेज रिलेटेड टू एथिकल रीजनिंग फैक्टर्स। जो एथिकल रीजनिंग मतलब होता है ना, दैट्स बेसिकली रेफर्स टू व्हाट एथिकल रीजनिंग, वो कॉग्निटिव प्रोसेस है। जब आप एक एथिकल जजमेंट देते हो, वो कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है। एथिकल रीजनिंग इज लाइक अ कॉग्निटिव प्रोसेस जहां पर आप सोच रहे हो, कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर नहीं है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, राइट। सो दैट इज आल्सो नॉट द आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 20th। A company led by Pat Cummins is discovered to be using unethical marketing tactics. An employee reports this internally through the proper channels, believing they will be protected from retaliation. The existence of a formal policy that encourages such reporting and protects a person signaling the wrongdoing is known as what? इसको क्या कहते हैं? Unethical audit कहते हैं। देखो ethical audit एक प्रोसेस है। ethical audit क्या है? एक प्रोसेस है जिसे आप पोटेंशियल एथिकल रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो। लाइक ये पॉलिसी रिलेटेड टू रिपोर्टिंग नहीं है, दैट्स नॉट रिलेटेड द केस। सो डेफिनेटली इट्स नॉट द केस ऑफ द एथिकल ऑडिट। सो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी इट्स रिलेटेड टू क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। देखो क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजी होती है जिससे आप क्राइसिस के साथ डील करते हो, जब वो आप पता लगा लेते हो। सो दैट्स नॉट द केस इवन, राइट। एंड ऑप्शन सी इट्स रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम। सी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है रूल्स का, प्रैक्टिसेस का, जो बेसिकली एक कंपनी को डायरेक्ट करती है या फिर उसको कंट्रोल करती है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है, राइट।
एंड विसल ब्लोअर पॉलिसी जो है उसका एक कंपोनेंट होती है. सो वी कैन से इट्स अ अम्ब्रेला बॉडी, कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है अम्ब्रेला बॉडी है, एंड विसल ब्लोअर पॉलिसी जो है वो उसके अंदर आती है, सो एज टू मैनेज द थिंग्स, राइट. एक उसका प्रोसेस है, प्रोसीजर है, एक उसकी पॉलिसी है. सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट द केस. ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर कि विसल ब्लोअर पॉलिसी होती है जो स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है ताकि एम्प्लॉयज को इंकरेज करो, भाई कोई भी रॉन्ग डूइंग हो रही है, कोई इलीगल चीज है, अनएथिकल एक्टिविटी, उसको रिपोर्ट करो, एंड उसके बाद फिर आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा जिस पर्सन ने सिग्नल किया है कि क्या गलत हो रहा है, राइट. दैट्स द केस. क्वेश्चन 21. In a team meeting, it is an unspoken expectation that the junior members should not interrupt seniors while they are speaking. अब एक टीम मीटिंग के दौरान एक अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि भाई जूनियर मेंबर नहीं तंग करेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे जब सीनियर्स बात कर रहे हैं, इवन दो कोई वो फॉर्मल रिटर्न रूल तो है नहीं है. अब ये जो एक्सपेक्टेशन है प्रॉपर बिहेवियर की विच इज इन्फोर्स्ड बाय द ग्रुप थ्रू इनफॉर्मल सैंक्शंस लाइक कंडेमनेशन इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाट, किस चीज का एग्जांपल है. अ वैल्यू, एक वैल्यू का एग्जांपल है कि ये देखो वैल्यू तो एक कोर प्रिंसिपल होती है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू, तो वैल्यू इज व्हाट, वैल्यू तो एक कोर प्रिंसिपल है, दैट वुड बी अ कोर प्रिंसिपल, राइट. लाइक एक्सटेंडेड हो सकता है, किसी नॉर्म से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है. अब इस केस में तो हम बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, सो ऑप्शन ए इज नॉट द केस. ऑप्शन बी, बिलीफ. देखो बिलीफ जो होता है वो एक इंटरनल फीलिंग होती है, दैट्स रिलेटेड टू इंटरनल फीलिंग, इंटरनल फीलिंग होती है, राइट. बिलीफ जो होता है दैट्स इंटरनल फीलिंग, ट्रुथ से रिलेटेड हो सकती है. जबकि नॉर्म अगर हम बात करें जो कि ऑप्शन सी है, राइट, नॉर्म जो है उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, कोई इनफॉर्मल अनपब्लिश जो गाइडलाइन होती है, एक्सपेक्टेशन होती है एक पर्सन के बिहेवियर से लेकर के एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, दैट्स अ नॉर्म. सो व्हेन वी आर सेइंग दैट यू आर सिटिंग इन द क्लास यू शुड बी कीपिंग क्वाइट, या कोई पर्सन हॉस्पिटल में जाता है तो वो आराम से बात करेगा, दैट्स अ नॉर्म. दैट्स नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, राइट. मे भी हो सकता है कि मेंशन हो भी उस केस में, हॉस्पिटल के केस में, बट नॉट मेंशन एज सच एनीवेयर कि आप बात नहीं करोगे, बट दैट्स अ नॉर्म कि आपको उस चीज का ध्यान रखना है. नॉर्म ऑब्लिगेटरी नहीं बनाए जाते हैं, राइट. ऑब्लिगेटरी नहीं होते, हो जाते हैं बेसिकली वो ग्रुप सैंक्शंस के थ्रू ऑब्लिगेशन बन जाती है. जब आपको लेट से नहीं तो छोड़ दिया जाएगा, या तो आप उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं बन पाओगे, या आपको कंडेम किया जाएगा, राइट. सो दैट्स अ नॉर्म. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एंड इफ वी टॉक अबाउट द टर्मिनल वैल्यू, तो टर्मिनल वैल्यू क्या होती है, दोज आर द अल्टीमेट लाइफ गोल्स. दीज आर द अल्टीमेट लाइफ गोल्स, लाइक ये अल्टीमेट लाइफ गोल से रिलेटेड होता है, बिहेवियर एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड होती है, ठीक है. दैट्स अ टर्मिनल लाइफ गोल. लेकिन यहां पर जब हम बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट द बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड बात करें, दैट्स अ नॉर्म, ठीक है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ 22nd क्वेश्चन. A bank director, Mr. Saurav Ganguly, is tasked with ensuring the bank's operations align with contemporary Indian corporate governance standards. He notes that a significant turning point for business ethics in India was introduced of a specific clause into listing agreement in 2005. Which clause is he referring to? कौन से clause को refer कर रहे हैं? Whistleblower Protection Act 2011. देखो whistleblower protection 11 लिखा हुआ 2011 में आया, जबकि हम बात करें 2005 के, तो दैट्स नॉट द केस, वो तो केस नहीं है. एंड ऑप्शन बी इट्स रिलेटेड टू व्हाट, सेबी एक्ट 1992. सी, जो सेबी एक्ट 1992 है वो एक फाउंडेशनल स्टेप था, ठीक है, लेकिन उसका क्लोज 49 जो था वो स्पेसिफिक चीज थी, स्पेसिफिक एडिशन थी, जिसने जो बिजनेस एथिक्स के उसको पुश किया और आगे लेकर के आया, ठीक है. सो इट वाज द क्लोज 49, इट वाज अ क्लोज 49 ऑफ द लिस्टिंग अग्रीमेंट्स, राइट. जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर रिलेटेड टू एथिक्स वो हमें ये कहता है कि इंट्रोडक्शन तो हो गई थी सेबी 1992 में, लेकिन उसके बाद क्लोज 49 आया लिस्टिंग अग्रीमेंट्स को लेकर के कि बिजनेस एथिक्स एक सेंट्रल स्टेज के ऊपर आ गया बिजनेस ऑपरेशंस को लेकर के, ठीक है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एंड इट सेज रिकमेंडेशन ऑफ द उदय कोटक कमेटी. सी, उदय कोटक कमेटी की रिकमेंडेशंस को बहुत बाद में सेट किया गया था 2018 में जाकर के, राइट. वो एक इवोल्यूशन के बारे में बताता है रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट. 2005 के बारे में नहीं बताता है जो उदय कोटक कमेटी थी, दैट्स डिफरेंट. ये किससे डील करती थी, दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू रिकमेंडेशन रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ रिलेटेड था. तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, नॉट नीड टू कैराम दैट पर्टिकुलर पार्ट, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. A manager, Steve Smith, made a commitment to his team to secure additional funding for a project but failed to do so.
To restore his integrity, he first acknowledges the failure to his team. According to the principles of restoring integrity, what is a crucial second step he must make? तो क्या crucial second step रहेगा? Apologize profusely and explain the external factors that caused the failure. देखो, apology जो है वो appropriate है, लेकिन फोकस apology के ऊपर या explanation के ऊपर नहीं होना चाहिए, right? That's not basically related to it. So option A is not the correct answer. Step उससे related नहीं चाहिए. Further option B, it says recommit to the original promise or work with the team to alter the commitment to something achievable. Yes, that's basically अगर आप अपने प्रोसेस ऑफ जो इंटीग्रिटी है उसको रिस्टोर करना चाहते हैं तो पहली चीज यही होती है भाई कि आप एक्नॉलेज करो कि फेलियर हुआ है। एंड दूसरा स्टेप ये होता है कि आप अपनी कमिटमेंट को कंप्लीट करो। अब वो क्या कैसे कर सकते हो, या तो आप रिकमिट कर सकते हो सेम चीज को कि भाई एक और डेडलाइन देते हैं, इसको काम को मैं करूंगा, राइट? या फिर आप अपने जो कमिटमेंट है उसको थोड़ा सा लोअर डाउन कर सकते हो, किसी नई चीज के ऊपर कमिट कर सकते हो जो अचीवेबल है, राइट? सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, ठीक है? एंड दैट विल बी द केस नाउ फॉलोइंग द क्वेश्चन नंबर 24। An investment bank argues that its sole purpose is profit maximization for shareholders and that concepts like dignity and fairness are irrelevant, right? This argument overlooks a fundamental principle regarding the relationship between the business and the society. What is that particular principle? अब देखो, ऑप्शन ए कहता है कि बिजनेस एथिक्स जो है दैट्स प्रिंसिपल इज प्राइमरली अबाउट मैनेजिंग द वैल्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस इंटरनली। देखो, आप इंटरनल वैल्यूज को मैनेज कर रहे हो, वो बिजनेस एथिक्स का पार्ट है, राइट? लेकिन जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है विद द सोसाइटी वो बिजनेस एथिक्स में एज सच कैप्चर नहीं हो रहा ना, वो चीज में पर्टिकुलरली कैप्चर नहीं हो रहा। ऑप्शन इज नॉट द आंसर। ऑप्शन बी, बिजनेस फर्म्स फंक्शंस विद इन द सोसाइटी अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ एंड देयरफॉर कैन नॉट estrange themselves from the principles of good and bad formed by the society। Absolutely correct कि बिजनेस तो पार्ट ऑलरेडी सोसाइटी का, एंड बिजनेस फर्म के जो फंक्शन है लाइक वो सोसाइटी के बीच में तो चल रहे हैं, जो हर एक पर्सन की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है? जो एक फैक्ट्री है मान लो एक सिटी के अंदर लगी हुई, तो उसका पोल्यूशन भी है, वो रोजगार भी दे रही है, तो समहाउ इट्स बेसिकली अफेक्टिंग द सोसाइटी एज एट अ ग्लांस ना, ठीक है? तो बिजनेस अपने आप को अलग नहीं कर सकता कि भाई मैं हम तो सही और गलत के पीछे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? वो तो अलग चीज है, वो चीज नहीं होती है। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, ठीक है जी? ऑप्शन बी इज द correct answer here. Now let's move toward the next question. 25th. A bank manager, Kane Williamson, is using a character-based decision-making model to resolve a dilemma. He encounters a situation where he must violate a minor ethical principle, that is, breaking confidentiality on a small issue, to advance a much more significant one, like let's for example sake preventing a major fraud, right? So under what condition is this violation considered ethically proper according to this model? तो इस मॉडल के हिसाब से आप ethically कब उस चीज को मानोगे? It is a proper, it is proper as long as violation remains secret and does not harm the bank's reputation। देखो, प्रोप्राइटरी जो होता है ना किसी भी एक्शन का, वो बेस्ड होता है एथिकल जस्टिफिकेशन के ऊपर, राइट? इस बेस के ऊपर नहीं होता कि आपने उसको सीक्रेट रखा है, राइट? तो वो तो कंसेप्ट बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन बी, इफ वी लुक एट इट, इज नेवर एथिकली प्रॉपर, राइट, टू वॉयलेट एनी एथिकल प्रिंसिपल रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस। मॉडल जो है वो अलाउ करता है वायलेशंस को कुछ एक स्पेसिफिकल जस्टिफाइबल सर्कमस्टांसेस के अंदर, तो ये नहीं कह सकते कि एथिकली आप अलाउड ही नहीं हो, कि आप कर ही सकते कुछ। अगर सही चीज के लिए कर रहे हो, फिर अगर कर रहे हो तो वो चीज क्यों गलत है? It is proper only when it is clearly necessary to advance another true ethical principle that will produce the greatest balance of good in the long run। देखो, जोस्फनसन जो इंस्टीट्यूट का मॉडल है, ठीक है, वो क्या कहता है कि ये एथिकली चीज प्रॉपर मानी गई है कि आप किसी एथिकल प्रिंसिपल को वायलेट करते हो तब, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब वो एक्चुअली में जरूरी था, ठीक है? एंड डेफिनेटली वो लेट से जिस एथिकल प्रिंसिपल को आपने तोड़ा और जिस प्रिंसिपल के लिए तोड़ा वो ज्यादा बेटर और ज्यादा बड़ा एक गोल था लॉन्ग रन के लिए, सो डेफिनेटली देन इट इज अलाउड। सो अकॉर्डिंगली वी कैन से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि वो करेक्टर बेस्ड डिसीजन मेकिंग मॉडल का यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग वी हैड टू आंसर। नो, क्वेश्चन नंबर 26। A company is often praised for its core principles that guide its decision making, while its guidelines for conduct ensure employees follow a specific moral system. What is fundamental difference between these two concepts, often referred to as the business values and the business ethics? तो ये जो दो कंसेप्ट हैं जिनको हम बिजनेस वैल्यूज एंड बिजनेस एथिक कहते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है?
कंपनी ने बेसिकली प्रेस किया गया है उसके कोर प्रिंसिपल के लिए जो उसके डिसीजन मेकिंग को गाइड करते हैं, लेकिन जो गाइडेंस फॉर कंडक्ट हैं वो इंश्योर करते हैं प्रिंसिपल्स एक मॉरल सिस्टम को फॉलो करेंगे जो एम्प्लॉइज हैं, दैट्स इट। सो इफ वी आर कंसिडरिंग अबाउट द बिजनेस वैल्यूज, तो अगर हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू द बिजनेस वैल्यूज, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर प्रिंसिपल्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? कोर प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। यानी कि जो बिलीफ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कंपनी की आइडेंटिटी एंड लॉन्ग टर्म विजन के बारे में बताते हैं, राइट, दैट्स बेसिकली बिजनेस वैल्यूज। सो ये ब्रॉड नेचर के होते हैं, राइट, लाइक इंटेग्रिटी, इनोवेशन, कस्टमर फोकस, दीज आर द बिजनेस वैल्यूज। मैं एग्जांपल यहां पर लिख देता हूं, इंटेग्रिटी एंड कस्टमर फोकस, these are the business values. And on the other side, if we are talking about the business ethics, अगर मैं बिजनेस एथिक्स की बात करता हूं तो ये मोरल स्टैंडर्ड्स के बारे में, रूल्स ऑफ बिहेवियर के बारे में, जो डे टू डे ऑपरेशंस में आपको हेल्प करेंगे। वी कैन से दीज आर रिलेटेड टू द मोरल स्टैंडर्ड्स, राइट। ये बेसिकली आपके बिलीफ के बारे में नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू मोरल स्टैंडर्ड, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव के बारे में बताते हैं, कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताते हैं, एंड ये इंश्योर करते हैं कि जो एम्प्लॉय का एक्शन है वो सोसाइटी के नॉर्म्स के एंड कंपनी की वैल्यू के हिसाब से है। लाइक एम्प्लॉयज मस्ट नॉट मिसलीड द कस्टमर्स, सो दिस इज अ बिजनेस एथिक्स। मैं एक एग्जांपल देता हूं, लाइक एम्प्लॉयज मस्ट नॉट मिसलीड कस्टमर, राइट। तो ये क्या है? दिस इज अ बिजनेस एथिक्स, ठीक है। अब ऑप्शंस देखते हैं। बिजनेस वैल्यू जो होता है, ऑप्शन ए इट सेज दैट द बिजनेस वैल्यूज आर एक्सटर्नल एंड टेल यू व्हाट इज मोरली करेक्ट। अब बिजनेस वैल्यू थोड़ा ना एक्सटर्नल होता है, ये मॉरली करेक्ट होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो तो रिवर्स डेफिनेशन बता रहा है। बिजनेस एथिक्स एक्सटर्नल गाइडलाइंस होती हैं जो कि मॉरल्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, जबकि जो बिजनेस वैल्यूज होती हैं वो इंटरनल कोर प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत। ऑप्शन बी, business values are about the company's wants to achieve, yes that's basically related to core principle के बारे में बात करते हैं। जब हम business values के बारे में बात करें, we are talking about the core principles over here, while business ethics are moral guidelines for conduct to get there, absolutely correct। so option B जो है that is the correct answer, ठीक है। तो that is the main thing related to it, right। so that will be related to this particular video। I hope that you must have enjoyed the content of this particular video, and part third आने वाला है, जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, पिछली वीडियोस का पीडीएफ चाहिए, तो जल्दी से आपको हमारी एप्लीकेशन को कर लेना है डाउनलोड, एंड वहां पर आपको फ्री जीआईपी का कोर्स मिलेगा जहां पर पीडीएफ भी अवेलेबल है, वीडियो क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।